हाय, वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीएस 2 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक और पार्ट, और ये रहेगा हमारा पार्ट 5 जहां पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 50। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेरी फ्री क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, डेली के प्रैक्टिस सेशन होते हैं जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। इसके अलावा जो है, अगर आप प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको बैच कोर्सेज, इंडिविजुअल कोर्सेज मिलेंगे। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम कि अगर आप प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, बिकॉज 1 जुलाई से प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस टाइम पे प्राइजेस आपको कम मिल रहे हैं, तो इनके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं 1 जुलाई से पहले पहले। इसके अलावा जो है, अगर आप बात देखेंगे यहाँ पे, तो सब्सक्रिप्शन जो है वो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का अवेलेबल है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो इसमें इवन आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बट 12 मंथ इज बेस्ट, बिकॉज इतने टाइम में आपको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज द कोड। 10% ऑफ मिलेगा आपको अगर आप करियर स्टडी लाइव कोड का यूज करते हैं, और 10% का ऑफ मिलेगा आपको अगर आप क्या करते हैं, अगर आप क्रेडिट का यूज करते हैं। तो यानी कि ओवरऑल आपको 20% का तो सक्सेसिव डिस्काउंट मिल जाना है। तो बेस्ट इज कि 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए और अच्छे से बैठकर प्रिपेयर करिए, क्योंकि उसके बाद फिर आपको सिर्फ प्रिपेयर करना है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं रहेगी कि आपको क्या चीज जो है वो कहाँ से प्रिपेयर करनी होगी। बाकी इसके अलावा हमारे कोर्सेज अगर आप देखेंगे तो सीडीएस का ओटीए बैच, आईएमए बैच, सीएपीएफ बैच, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एफकैट बैच, ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको एफकैट, सीडीएस, सीएपीएफ की सारी क्लासेस मिल जाती हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 41। हमें कहा है कि साइन 66 इज लेस देन कॉस 66 और साइन 26 इज लेस देन कॉस 26। ओके, सो बहुत ही सिंपल सी बात है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर हम बात करें 0 डिग्री से 90 डिग्री विद 45 डिग्री, मतलब इस तरह से लिख लेता हूं मैं। तो साइन जो है यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1/√2 होता है और यहाँ पे 1 होता है। जबकि कॉस जो है वो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1/√2 होता है, यहाँ पे 0 होता है। तो अगर आप 0 से 45 के बीच में देखोगे तो साइन की वैल्यू जो है वो कम होती है, कॉस की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि 45 पे तो 1/√2 कॉमन है और 0 पे 1 है, ये 0 है। तो दैट मीन 0 से 45 के बीच में कॉस बड़ा होता है। तो दैट मीन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें लिखा है कि साइन 26 इज लेस देन कॉस 26, बिल्कुल सही है। एंड 45 से अगर आप 90 में देखोगे तो साइन बड़ा होता है, तो साइन 66 इज लेस देन कॉस 66, ये गलत हो जाएगा। तो बस इतना चेक करना था। इट शुड बी सेकंड स्टेटमेंट आपके पास सही है। नाउ द सेकंड वन इज, हमें कहा है कि इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव देन रिलेशन साइन थीटा इज इक्वल टू 2a प्लस 3b अपॉन में 3b। क्या ये पॉसिबल है अगर 2a और 3b जो है वो अगर पॉजिटिव हो? ओके, तो पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव नंबर ये हो सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, बेसिकली हमें पता है कि साइन थीटा -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, मतलब इतनी वैल्यू रह सकती है। सो अगर मैं क्या करता हूं, यहां से अगर मैं देखूं तो ये बनेगा क्या, एक्चुअली हमें गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 2a प्लस 3b अपॉन में 3b है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2a अपॉन में 3b प्लस 3b अपॉन में 3b। अलग अलग लिखना हो अगर इसको, तो आपके पास साइन थीटा क्या बन रहा है, 1 प्लस 2a अपॉन में 3b। नाउ आपको पता है a और b पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कुछ भी होंगे प्लस तो हो रहा है ना, 1 से तो बड़े आ रहे हैं ना, तो 1 से बड़ी तो होती नहीं इसकी वैल्यू। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल। Now the next one is, an aeroplane flying at a height of 3000 meter passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two planes from some point on the ground are 60 and 45 respectively, then the vertical distances between the two planes is okay. So एक एरोप्लेन जो है यहाँ पे है, उसके 3000 मीटर अप जो है दूसरा एरोप्लेन है। ठीक है, वैसे दूसरा जो एरोप्लेन है वो 3000 जमीन से है, ये हमें कहा हुआ है। और जो एंगल हमारे पास है, एंगल ऑफ एलिवेशन किसी पॉइंट से, वो हमें गिवन है 45 एंड 60। तो अगर ये 45 है तो ये बड़े वाला एंगल 60 होगा। तो ये है डायग्राम। ठीक है, एरोप्लेन की हाइट जो है वो 3000 मीटर है, वर्टिकली अब अनदर एरोप्लेन वो उड़ रहा है, और उनके जो एंगल्स हैं वो 45 एंड 60 है।
चलिए, सो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पोल प्लेन्स कितना होगा, ये x हमने फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड कर लेते हैं। सो अगर मैं ये मान लेता हूं कि दिस इज लेट समथिंग, हम इसको मान लेते हैं h मान लेता हूं इसको मैं, तो क्योंकि 45 है, लेट दिस इज ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। सो आपको पता है कि क्योंकि tan 45 क्या होता है, tan 45 1 होता है। सो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू 1, सो दैट इंप्लाई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस आएगा। सो अगर ये h है तो ये भी h ही आएगा, मतलब BC इज इक्वल टू ट्रायंगल ABC में BC इज इक्वल टू AB होगा, ठीक है, BC इज इक्वल टू AB होगा। इतना हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरी ट्रायंगल का यूज करना है, ट्रायंगल ABD का। अब tan 60 यूज करेंगे तो tan 60 में हमारे पास क्या बनेगा, BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू H है, ये भी ध्यान रखना है। tan 60 बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और बेस बन जाएगा यहां से परपेंडिकुलर अपॉन में tan 60। सो मतलब दैट इंप्लाई बेस हमने h माना हुआ है, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3000 है अपॉन में tan 60 इज √3, ठीक है। सो ये हमें रिलेशन मिल गया। सो अब अगर आप देखोगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो किस तरह से निकल जाएगी, h तो हमें मिल गया डायरेक्टली, हमें x निकालना है। अच्छा, अगर मैं x को कंपेयर करना चाहूं तो आपको पता है, ठीक है, अगर आप देखोगे BD को, उसको मैं लिख सकता हूं BC प्लस CD, यानी कि ये जो BD है 3000, इसको मैं लिख सकता हूं H प्लस X। सो 3000 प्लस सॉरी इज इक्वल टू, ठीक है, 3000 इज इक्वल टू h की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। सो h की वैल्यू है आपके पास कितनी, 3000 अपॉन में √3 और प्लस x। सो दैट इंप्लाई मैं x की वैल्यू लिख सकता हूं 3000 माइनस 3000 अपॉन में √3। सो √3 अगर मैं कॉमन लूंगा, सो ऊपर बचेगा मेरे पास 3000 √3 माइनस 3000। सो एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां से क्या बन जाएगा 3000। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्चुअली, क्योंकि मैंने कॉमन भी लेना है। सो दिस इज ओके। सो ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं ताकि हमें ज्यादा दिक्कत ना हो इसमें। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1000 इंटू √3 ये मैंने 3000 √3 को लिखा। मैंने 3000 को ऐसे लिखा है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने कॉमन भी ले लिया। सो अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बचेगा, अपॉन में √3 है। सो ये कट हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 1000, अगर मैं रूट को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, सो दिस इज 3 माइनस √3, ठीक है। सो आई होप ये आप सभी को क्लियर होगा। इट शुड बी सी ऑप्शन। तो बस सिंप्लीफाई करना होता है, बाकी तो सब आपको गिवन ही है। सिंप्लीफिकेशन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। अ पोल इज स्टैंडिंग इरेक्ट ऑन द ग्राउंड विच इज हॉरिजॉन्टल, द टिप ऑफ द पोल इज टाइड विद अ रोप ऑफ लेंथ √12 मीटर। ओके, तो एक पोल है, ठीक है, और √12 मीटर की रोप से आपने बांधा हुआ है कहीं, एंड जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है एलिवेशन का, ठीक है। ओके, सो देन द हाइट ऑफ द पोल कितना होगा। सो नाउ ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, क्या यूज करेंगे, साइन थीटा यूज करेंगे। तो साइन 30 क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज 1/2 इज इक्वल टू P अपॉन में √12। सो यहां से P कितना आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज √12 अपॉन में 2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 3, सो दिस इज 2√3 अपॉन में 2। सो दिस इज इक्वल टू √3। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। सो काफी इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 45। tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 2। सो देन tan थीटा इज इक्वल टू, अगर tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा 2 है, ओके, सो देखो tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा कितना है, 2 है ना। आपको अच्छे से पता है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, मतलब अगर मैं इस तरह से लिखता हूं सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सो दिस इज 1 होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेकेंड थीटा माइनस, ये आइडेंटिटी है, बेसिक आइडेंटिटी यूज करी है, इंटू सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू 2 है, सो ये अगर 2 है तो सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा कितना आएगा, 1/2 आएगा। अब यहां पुट कर लेते हैं। सो सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। सो सॉल्व करूंगा अगर मैं,
साइन चेंज कर लेते हैं क्योंकि मुझे tan थीटा निकालना है, माइनस प्लस माइनस सेकेंड थीटा कट हो जाएगा, तो 2 tan थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2, सो दिस इज 3/2 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, सो ऐसे हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। सो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 46। सो हमें कहा है कि ए सैलरी वाज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, ऑन द होल ए सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय। तो ए की सैलरी जो है, मान लो पहले 100 थी, तो पहले आपने 40% इंक्रीज करी तो 140 हो गई, और उसके बाद 20% डिक्रीज करी तो 80% रह गई। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो सैलरी बची कितनी, आपके पास एक कट हो जाएगा, 0 से 0 भी कट हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल जो वैल्यू बच रही है दैट इज 112। अब 112, 100 से अभी भी 112 बच रही है, सो दैट मीन 12% का इंक्रीज हुआ है, बस ये हमने चेक करना था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 47। हमें कहा है कि अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट whose sum is 7. If the digit are reversed, the number is increased by 27. So the product of digit of the number is okay. So अब देखो प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे आपको किस तरह से गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर गिवन है। ओके, वैसे आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास 2 डिजिट नंबर है और उनका जो सम जो है वो 7 है। तो 2 डिजिट नंबर जिनका सम जो है वो 7 हो सकता है, वो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, अगर आप नॉर्मली देखेंगे 7 होना चाहिए, सो 1 एंड 6 हो सकता है, 1 एंड 5 हो सकता, सॉरी 2 एंड 5 हो सकता है, 3 एंड 4 हो सकता है, देन उसके बाद फिर 4 एंड 3 हो सकता है, देन आपके पास 5 एंड 2 एंड 6 एंड 1, यही नंबर होंगे ना। अब मैं इसमें इक्वेशन के थ्रू नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमें जरूरत नहीं है इतना करने की। तो हमने ये कुछ नंबर देख लिए जिनका सम 7 है। अब हमें ये कहा है कि जब हम डिजिट्स को रिवर्स करेंगे, जब हम इनको रिवर्स करेंगे, सो नंबर जो है वो इंक्रीज बाय 27 हो जाएंगे। इसको इन्वर्स करके, यहां मैं इन्वर्स लिख रहा हूं, तो इन्वर्स करके 61 बनेगा। 16 प्लस 27 61 नहीं होता है, गलत। इसको रिवर्स करके 52 बनेगा, और 25 में अगर मैं प्लस 27 करता हूं तो 52 ही आता है। दैट मीन ये बिल्कुल सही है। सो दिस इज द नंबर। तो आपका नंबर कौन आएगा? नंबर आएगा 25। तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ डिजिट आ जाएगा 2 इंटू 5, सो दिस इज 10। सो बहुत ही आसान तरीका है, आप बस ये देखो कि किन डिजिट्स का सम 7 बनता है, उसी हिसाब से फिर सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48। सो हमें कहा है कि इन अ रेस 100 मीटर ए बीट बी बाई 4 मीटर एंड बी ए बीट सी बाई 2 मीटर। By how many meter would C beat B in another 100 meter race, assuming C and B run with their respective speed as in the earlier? Okay. So, according to question, A जो है B को बीट कर रहा है कितने टाइम से? 4 मीटर से। सो मतलब अगर A जो है वो 100 चला होगा तो B जो है वो 96 ही चला होगा। एंड A जो है वो C को बीट कर रहा है कितने टाइमिंग से? अगर A जो है वो A बीट C, ओके, सो A अगर 100 चला होगा तो C जो है वो 98 ही चला होगा। तो कुल मिला के अगर मैंने वैल्यूज लिखनी है, मैंने अगर रेशो लिखना है A रेशो B रेशो C, तो A अगर 100 चला तो B जो है वो 96 चला और C जो है वो 98 चला। ठीक है, सिंपल। अब ये तो रेशो है, ठीक है, इसको मैं रेशो में लिखना चाहूं तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि 100 रेशो 48 रेशो 49, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब 50 रेशो 48 रेशो 49, मतलब अगर ये 50x चलेगा तो ये 48x चलेगा और ये 49x चलेगा। अब हमें कहा है कि एक रेस लगती है किसके बीच में? C और B के बीच में 100 मीटर की रेस चलती है। तो हमसे पूछे कि C जो है ना वो B को कितने टाइम से हराएगा। C जो है वो B को कितने टाइम से हराएगा, ये हमने बताना है। कितने टाइम से नहीं, कितने मीटर से हराएगा। ठीक है, सो हमने ये बताना है बेसिकली कि कितने मीटर से हराएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सा ये समझो, C और B जब रेस लगाएंगे तो B कब हारेगा? जब C फिनिशिंग लाइन पे पहुंचेगा, यानी कि 49x की वैल्यू जो है जब 100 होगी, मतलब 49 यूनिटरी लगा रहा हूं, 49x यानी कि C जब 100 पे पहुंच जाएगा, 49 की वैल्यू जब 100 होगी, उस टाइम पे 48x कहां होगा? ये 48 वाला कहां होगा? 49 अपॉन में जाएगा। और इसको अगर मैं कट करता हूं, या फिर आपको ये निकालने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको तो ये निकालना ना कि हारेगा कितने से वो, तो हम हारने वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो, जिस टाइम पे 49x 100 पे पहुंच जाएगा उस टाइम ये कितनी पीछे होगा?
ये 1x तो पीछे होगा ना, सो हम 1x ही निकाल लेते हैं सीधा सीधा। सो 49x नीचे जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 100 अपॉन में 49 एंड दिस इज मोर देन 2, यानी कि 2.04 आएगा ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सो इट शुड बी बी ऑप्शन। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप क्वेश्चन इस तरह के। नेक्स्ट हमारे पास है, इन एन इलेक्शन 10% of the voters on the voter list did not cast their vote, okay, and 60 voters cast their ballot paper blank. There were only two candidates. The winner was supported by 47% of the total voters. Okay, so voter list, and he got 308 votes more than his rival. So the number of voters on the voter list is, तो number of voters कितने होंगे voter list में। चलिए, अगर आप देखेंगे हमें ये पता लग गया कि जो विनर वाले की जो वोट्स हैं माइनस लूजर वाले की जो वोट्स हैं दैट इज इक्वल टू 308 है, मतलब जीतने वाले को 308 वोट ज्यादा मिल रही है। हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है कि विनर जो है वो 308 वोट ज्यादा ले जाता है। अब हम क्या करते हैं, हम इनकी वैल्यूज को ऐसे लिख लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हो, 100% से सॉल्व कर सकते हो अगर आपने 100% से सॉल्व करना है। अदरवाइज लेट मैं यहाँ पे अगर x भी मानूंगा तो तब भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है, अगर मैंने x के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करना होगा। बट मैं क्या करता हूं, मान लीजिए टोटल वोट्स जो है वो कितनी है, लेट अगर टोटल वोट्स जो है वो 100% है, 100 का सीधा सीधा देखो, द विनर वाज सपोर्टेड बाय 47% ऑफ द टोटल वोटर्स। तो जो विनर है ना उसको तो 47% ऑफ द टोटल मिली है, ऑफ द 100% मिली है। बट जो हारने वाला है, क्योंकि अब वैलिड कितनी थी, वैलिड वोट कितनी थी, वैलिड वोट थी आपके पास, अगर आप ये देखेंगे तो ये थी 100% माइनस 60 थी, ठीक है। 100% माइनस 60 में से ये वाली एक को मिल गई। अब देखो मैं अलग अलग क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि सेकंड कैंडिडेट को तो अब 43 थोड़ी ना मिलेगी, ठीक है। अगर आप सेकंड कैंडिडेट को देखोगे तो उसको 43 नहीं मिलेगी, उसको क्या मिलेगा, उसको रिमेनिंग में से देखना पड़ेगा कि कितना मिल रहा है। मतलब उसको 100% माइनस 60 में से 47 माइनस कर दो, यानी कि उसको 43 माइनस 60 मिलेंगी, ये पॉइंट है, ठीक है। बाकी आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि अगर विनर को 47% मिल रही है तो लूजर को कितनी मिल रही है, 43% माइनस 60, ठीक है, ये मिल रही है, दैट इज इक्वल टू 308। परसेंटेज में परसेंटेज ही ऐड होगा, सो 47 माइनस 43 इज 4% प्लस 60 इज इक्वल टू 308। सो यहां से अगर आप 4% की वैल्यू निकालेंगे, सो दिस इज 248, 60 उस तरफ जाके माइनस, एंड देन अगर आप 4% की वैल्यू 248 है, सो 100% की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, सो दिस इज इक्वल टू 62, ठीक है, 6200। बस ये हमने फाइंड आउट करना था। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। 6200 इज द फाइनल आंसर। अब देखो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत डाउट होगा किसी को ना, वो यहाँ पे होगा कि ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, तो मैं ये एक बार फिर से बता देता हूं, ठीक है, अगर किसी को भी डाउट होगा। सो द पॉइंट इज, एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो आपके पास मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है कि जो आपके पास वोट्स हैं, ठीक है, जो आपके पास वोट्स हैं, लेट अगर आपके पास 100% वोट्स थी टोटल, उसमें से वैलिड कितनी है, वैलिड वोट कितनी है, क्योंकि 60 जो पर्सन है ना, 10% जो वोटर जो है उन्होंने वोट डाला ही नहीं, सॉरी, ओके, एंड 60 वोटर जो है वो ब्लैंक छोड़ के आ गए। तो वैलिड कितनी है, मतलब जो वोट पड़ी है वो है 90% माइनस, मतलब 90% माइनस बोल सकते हैं कितना, सॉरी, वो ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा अगर किसी को गड़बड़ लगा होगा तो यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा। 90% माइनस 60 इतनी वोट्स पड़ी हैं, ठीक है, 90% माइनस 60 वोट पड़ी है एक्चुअली। अब विनर वाले को जो मिली है ना, विनर वाले को हमें सीधा गिवन है कि टोटल का 47 मिली है, ना कि वैलिड का 47, तो 47 सीधा लिख सकते हैं उसको। जबकि जो लूजर है उसको कितनी मिली है, उसको जितनी वो टोटल पड़ी है उसमें से 47 तो एक को मिल गई। सो 90% माइनस 60 में से 47 लेस कर लो, तो यानी कि उसे मिली होंगी 43% माइनस 60, ये वोट मिली है हारने वाले को, ठीक है। सो बस ये समझ लेना है, वो पहले थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, उसको ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। सो अब अगर आप देखेंगे तो आपके पास जीतने वाले को ये मिल रही है, हारने वाले को मिल रही है, और डिफरेंस उनका 308 है, और आपको वैल्यू जो है वो इजिली मिल जानी है। And the last question for today's session is कि consider all positive two-digit number, each of which when divided by 7 leaves a remainder 3. What is their sum? All positive two-digit number हमने consider
करने हैं जिनको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो पहला नंबर कौन होगा? देखो 7 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर, पहला नंबर और 2 डिजिट होना चाहिए। सो पहला नंबर होगा 10, क्योंकि 10 को 7 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर, मतलब 7 के मल्टीपल में 3 ऐड कर लो, वो नंबर होंगे। सो 14 में 3 ऐड करेंगे 17, देन 24, देन आपके पास आ जाएगा अप टू सो ऑन, एंड द लास्ट टर्म कौन होगी? अब देखो लास्ट जो डिवाइड होता है 7 से वो 98 होता है, 2 डिजिट का नंबर, बट 3 ऐड करके वो बनेगा 101, 102 सॉरी। वो तो नहीं ले सकते क्योंकि वो 3 डिजिट नंबर बनेगा। सो हम ले लेते हैं इससे पहले कौन होगा। अगर आप देखेंगे तो 91 होगा, तो 91 में 3 ऐड करेंगे तो दिस इज 94, तो लास्ट डिजिट हम 94 रख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एपी लगा रहा हूं। सम ऑफ एन टर्म क्या होता है? n/2 इंटू ए प्लस ए एन। अब अगर मान लो ये पहली टर्म है, 7 से अगर यहाँ पे पहली टर्म आ रही है तो 7 से 13 इंटू 7 इज 91, तो 13 टर्म्स हो गई है टोटल। ठीक है, सो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास 13 टर्म्स है। ये मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, इसमें मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही चेक हो जाएगा कि 7 से 1 7, 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो मतलब पहली टर्म है जो 7 से कट हो रही है और ये 13th टर्म है जो 7 से कट हो रही है। सो दिस इज इक्वल टू 13/2 इंटू A1, यानी कि A प्लस ए एन 10 प्लस 94। सो दिस इज इक्वल टू 13/2 इंटू 104। सो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 676 इज द आंसर। तो बस ये था आपके पास, और आई होप आपको आज के क्वेश्चन काफी इजी लगे होंगे, इजीली आपके बने होंगे। तो अभी करते हैं फिर इस सेशन को ऑफ, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तो सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।